आज के संपादकीय में एडिटोरियल्स में हम लोग बात करते हैं किसी भी मेंस एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी आ रहे हैं, जो भी मेंस उन सब के लिए, और आज अच्छे आए हैं। खासतौर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड्स का। बाकी जागरण हिंदुस्तान वगैरह में G20 पर आ रहा है, उस पर हम लगातार डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर आवश्यकता नहीं। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड्स का आज का संपादकीय बहुत बढ़िया है, बेहतर है। समुद्रों की कार्बन अवशोषण क्षमता और हमारी नीतियाँ जी संबंधित है, और आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड से संबंधित है। जीएस पेपर थर्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए बात करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, या कार्बन उत्सर्जन की बात हो, या इन समुद्र के अवशोषण की क्षमताओं की बात हो, या समुद्र में घुलने वाले पोल्यूशन की बात हो, तो इन सब मुद्दों पर इस आर्टिकल्स को ध्यान से सुने और आपको बहुत बेहतर पॉइंट्स मिलेंगे। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वर्षों तक हम स्वच्छ ईंधन पर ध्यान देने के बाद अब जलवायु संरक्षण पर काम करने वालों का ध्यान कार्बन सिंक की ओर जा रहा है। कार्बन सिंक आप जानते हैं, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर वातावरण में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को सोखा जा सके। कार्बन सिंक क्या है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सके, कार्बन को सोखा जा सके। उत्सर्जन कम करने के किसी भी अन्य विचार की तरह यहाँ भी बुरे विचारों की उतनी आवश्यकता है जितनी कि अच्छे विचारों की। संक्षेप में कहें तो कार्बन सिंक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी। कार्बन सिंक दो तरह के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी होंगे और नेचुरल भी होंगे। हालांकि प्राकृतिक सिंक की तुलना में कृत्रिम सिंक बहुत कम है। प्राकृतिक सिंक के रूप में हमारे पास वन और समुद्र है, जो हम बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल सिंक की। तो प्राकृतिक सिंक सर्वाधिक है, वो कौन कौन से? फॉरेस्ट और सी, ये दोनों ही मिलकर मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कुल कार्बन उत्सर्जन का 56% अवशोषित करते हैं। बहुत बड़ी बात है, आंकड़ा आपके लिए काम का है कि जो प्राकृतिक सिंक में वन और समुद्र है वो कुल कार्बन उत्सर्जन का, मनुष्य द्वारा जितनी भी कार्बन उत्सर्जन हो रही है उसका 56% अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसमें वनों की हिस्सेदारी कितनी है? 30% है, जबकि समुद्रों की हिस्सेदारी कितनी है? 26%, यानी कि 30% आपके फॉरेस्ट एब्जॉर्व करते हैं और 26% ओशियन सी। वैश्विक कार्बन परियोजना के अनुमान के मुताबिक 2022 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करीब 40.6 अरब टन होगा। 2022 तक 40.6 अरब टन होगा, जो कि 2019 के 40 अरब टन से थोड़ा ही कम होगा। 2019 का आंकड़ा अब तक का उच्चतम उत्सर्जन आंकड़ा है, यानी कि इससे भी कुछ हम कह सकते हैं कुछ हमने बेहतर किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो 100% 1% से भी कम है। जब 2022 में 40.6 अरब टन का उत्सर्जन होगा, जबकि 2019 में अब तक का सर्वोच्च था 40.9 अरब टन उत्सर्जन। नवीकरणीय जो हम रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको तेजी से अपना रहे हैं, उसके बावजूद भी वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं आ रही। हम सौर ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम को कम कर रहे हैं, और अन्य ध्यान निगेटिव जो उत्सर्जन है हमारे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल पर कम कर रहे हैं। उसकी जगह हम सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, हाइड्रो वाटर पावर, इलेक्ट्रिक, एटॉमिक एनर्जी पर, उसके बावजूद भी अभी काफ़ी अधिक उत्सर्जन हो रहा है। जलवायु संबंधी तमाम अन्य आंकड़ों की तरह ये भी अनुमान है। शोधकर्ताओं को लगता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वनों और समुद्रों की कार्बन अवशोषण की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहरहाल एक नजरिया जोर पकड़ रहा है कि वह है कि समुद्र न केवल वातावरण से अनुमान से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, बल्कि उनकी क्षमता और अधिक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि इस बात पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि समुद्र जो अवशोषित कर रहे हैं वो हमारे अनुमानों से कहीं अधिक है, और उसकी क्षमता को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित कार्बन सिंक के तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं से जिनकी मदद से उत्सर्जन के एक स्तर पर कार्बन को सीमित किया जाता है, फिर उसे सतह के नीचे दफन कर दिया जाता है। ये होता है कृत्रिम। पहले एक तो हम सीमित करेंगे उसको, और उसके बाद सतह के नीचे उसको दफन कर देंगे। मानव निर्मित कार्बन सिंक के लिए जरूरी है कि तकनीक, सबसे जरूरी क्या है? टेक्निक, जो लंबे समय तक से मौजूद है, लेकिन उन पर गंभीरता से विचार करना अब शुरू हुआ है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसके बावजूद निकट भविष्य में उनकी भूमिका वैसी नहीं हो सकेगी जैसे कि प्राकृतिक सिंक, क्योंकि प्राकृतिक सिंक अपने आप में बैलेंस कर लेते हैं। प्राकृतिक कार्बन सिंक का एक बड़ा लाभ है कि इससे न केवल पहले से मौजूद और ढेर सारे उत्सर्जन का अवशोषण कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि वो प्राकृतिक कार्बन चक्र का अनुसरण करते हैं, जिसे प्रकृति ने तैयार किया है। प्राकृतिक वन जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उससे दोगुनी मात्रा में कार्बन का अवशोषण करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उससे जस्ट डबल, दोगुनी मात्रा में कार्बन का अवशोषण कर लेते हैं। पुराने वनों में कार्बन अवशोषण की क्षमता नए वनों से अधिक होती, चाहे जो भी हो, लेकिन इससे दुनिया भर में वन क्षेत्र बढ़ाने और पेड़ों कटाई रोकने की तगड़ी वजह सामने आती है। इस प्रकार इसको देख करके कि ये कार्बन अवशोषण करते हैं, और तो हमें वन लगाने की ओर प्रेरित होना पड़ता है। अब लेकिन इस वक्त जो विद्वता है, जो जलवायुवेत्ता है, उनका ध्यान समुद्र की ओर जा रहा है, और इसकी अच्छी और बुरी दोनों तरह की सलाह सामने आई। समुद्र मौजूदा छोटे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके
उसे समुद्री जीवों के भोजन बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन टाइप के होते हैं। ऐसे में समुद्र और पर्यावरण वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर नए सिरे से दिलचस्पी उत्पन्न हुई है कि क्या समुद्र में इन पौधों को बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में तमाम कारणों से इन पौधों की वृद्धि और विविधता प्रभावित हुई है। भारत हाल ही में मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। ये दोमुखी रणनीति अपनाएगा। पहले सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि मौजूदा मैग्रो में कमी ना है। मैग्रो अलायंस में क्या है, तो हमारे पास जो मैग्रो कमी ना है। दूसरा प्रयास ये होगा जहां भी संभव हो वह मैग्रोव में इजाफा या वृद्धि की जाए। जाहिर सी बात है कि केवल मैग्रोव की मदद से ही समुद्र की कार्बन डाइऑक्साइड खपत करने की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। इसके अलावा और प्रयास करने होंगे, जैसे समुद्री वनस्पतियों, समुद्री घास तथा समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले छोटे पौधे भी समुद्र की कार्बन डाइऑक्साइड खपत की क्षमता में तेजी से इजाफा करते हैं। कौन कौन? समुद्री वनस्पतियां, समुद्री घास, समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले छोटे पौधे। समय के साथ इनके प्राकृतिक विकास की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन की आपात स्थितियों के कारण कुछ रिसर्चर्स और कुछ जलवायु वेत्ता ये भी कह रहे हैं कि समुद्रों की कार्बन डाइऑक्साइड की खपत जो है क्षमता बढ़ाने के लिए में अधिक कड़े उपाय करने चाहिए। सिर्फ इन उपायों से नहीं होगा, इसमें पाइप के सहारे समुद्र तल में शुद्ध तरल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शामिल है, जहां तक ये सतह में समाहित हो जाएगी। इस विचार में दिक्कत यह है कि इसके प्रभावों का समुचित अध्ययन नहीं किया गया। अभी तक इस पे हमने कोई स्टडी नहीं की है। कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि ये भूकंप उत्पन्न कर सकता है। बड़ा खतरा यह है कि इससे समुद्र का तापमान, टेम्परेचर बिगड़ जाएगा और उसका रासायनिक संतुलन, जो केमिकल बैलेंस है, वो बिगड़ सकता है और इससे पूरी पारिस्थितिकी पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे मौजूदा समुद्री जीवों और जैव विविधता को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है, जो विकास कार्यों तथा अत्यधिक उत्खनन आदि कारणों से पहले ही मुश्किल में जूझ रहे हैं। बीती आधी सदी में समुद्र के नीचे केवल बिछाने से लेकर समुद्री सतह के खनन, बड़े पैमाने पर मछली मारने जैसी गतिविधियां हुई है और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का भी उसमें ऑब्जर्वेशन हुआ है। इससे कई तरह के वन्य जीवों, खासतौर से मछलियों की तादाद कम हुई है। अब तटीय इलाकों में पवन और सौर फॉर्म जैसी नई गतिविधियों के शुरू होने से समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषक तत्वों ने पहले ही समुद्रों में हालत खराब कर रखी। समुद्र इतने विशाल है कि अक्सर उन्हें पहुंचाने वाले नुकसान का अनुमान हम नहीं लगा पाते, लेकिन अब इन पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। अध्ययन बताते हैं कि समुद्री तितलियों की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है और समुद्र का पीएच स्तर बदला है। इन तितलियों की आबादी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्हेल समेत कई समुद्री जीवों का भोजन है। इसी तरह समुद्र के रासायनिक ढांचे और तापमान में बदलाव से समुद्री मछलियों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है और ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है जिससे दीर्घकालिक परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान से बचना जरूरी है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें उत्सर्जन कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम अधिक नुकसान वाले ना हो। यानी कि बेहतर ये होगा कि हम अपने संधारणीय विकास को, सस्टेनेबल गोल को, एसडीजी वाले पॉइंट्स को और ग्रीन एनर्जी को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़े, समुद्र को प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपयोग करें, बट समुद्र में उतना ही कचरा ऑब्जर्व करें। महात्मा गांधी के शब्दों में कि प्रकृति में हमको देने के लिए सब कुछ है, परंतु हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। दूसरा भी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी आज दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड का ही डिस्कस करेंगे। COP27 हुआ था, इस पर बहुत दिन से आया भी नहीं है, तो इस पर भी लिखने को आ सकता है। इसलिए COP27 सम्मेलन में क्या नाकामी रही है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव रहे, इसमें हम सिर्फ नेगेटिव जो इन्होंने राइटर्स दे दिए वो बात करेंगे। COP27 सम्मेलन में हाथ लगी नाकामी, ये लिखा है सुनीता नारायण जी ने लिखा हुआ, प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या इस पर लिखा है, तो आइए बात कर लेते हैं। और ये भी आपका जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित है। यह कहना विशुद्ध हताशा का परिचायक है कि दुनिया ने मिस्र के तटवर्ती शहर शर्म अल शेख में संपन्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में कुछ हासिल हुआ है। ये कहां पर हुआ था? पहले तो प्री का भी क्वेश्चन है कि शर्म अल शेख में COP27 हुआ, और वास्तव में देखा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिला हवाली के अलावा कुछ नहीं हुआ। तथ्य तो यह है कि COP27 को उत्सर्जन कम करने संबंधी 3 दशक लंबी वार्ताओं के इतिहास में सबसे खराब घटना के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। ये लेखक के अपने विचार हैं। इन उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। ये बैठक एक बड़े मजमे की तरह थी, काफी हद तक रेगिस्तान में मरीचिका की भांति थी। इसमें अत्यधिक सक्रियता हुई, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ। क्या हुई? जो इससे पहले थोड़ी बहुत प्रगति वो भी गवा दी गई। सुनीता नारायण जी कहती हैं कि यहाँ पर 45,000 लोग जो थे उसमें मैं भी शामिल थी। इन्होंने चकित इसलिए किया कि इस वार्ता से जुड़ा तनाव जो दबाव थे वो भी कम हो गए। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सचिवालय और हमारे मेजबान यानी मिस्र की सरकार ने विभिन्न देशों और एजेंसियों को सैकड़ों पवेलियन तैयार किए। इनमें से प्रत्येक एक छोटा सा सम्मेलन कक्ष था जहां रोज इतने थे, इसका कोई मतलब नहीं कितने लोग आए थे। COP27 का मूल मुद्दा क्या था? उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने संबंधी बातचीत हाशिए पर चली गई। मूल मुद्दा तो था कि हमें उत्सर्जन में कमी करनी है और जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना, बट इस पर कोई बहुत
खास प्रगति हुई नहीं। तो अनिर्णायक निर्णय था। क्यों था? क्योंकि उसका कारण यह था कि तमाम महत्वपूर्ण बातों को 20 नवंबर तक जब डेट थी उसमें, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की तरह यहाँ पर भी सहमति नहीं बन पाई। हमें साहस नहीं कि हम ऐसा लगा सकें लॉस एंड डैमेज फंड वैश्विक तापवृद्धि के कारण हुए नुकसान के लिए कमजोर देशों को मुआवजा देने के वास्ते स्थापित मुद्दे को COP26 में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो उन्होंने कहा है कि लॉस एंड डैमेज फंड वैश्विक तापवृद्धि के कारण हुए नुकसान के लिए कमजोर देशों को मुआवजा देने के जो स्थापित किया गया, ये बड़ी बात है। सरमल से क्रियान्वयन योजना विकासशील देशों को होने वाले लॉस और डैमेज से जुड़ी वित्तीय लागत को लेकर गहरी चिंता प्रकट करती है। मतलब सरमल से COP26 में सबसे बड़ी बात यह है कि विकासशील देशों को जो नुकसान हुआ है, लॉस और डैमेज से जो फाइनेंशियल उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर चिंता प्रकट करती है और उसके मुद्दे की बात करती है। जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव संबंध है, मेन बात को छोड़कर इस पर बात की गई। इस योजना में आगे कहा गया है कि लॉस एंड डैमेज को हल करने के लिए संस्थागत व्यवस्था कर रही है, और यह भी इसमें कहा गया कि उन विकासशील देशों को तकनीकी सहायता को प्रेरणा मिलेगी जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे अधिक जोखिम में। इकलौता निर्णय ये 2023 तक का सचिवालय के लिए मेजबान देश तलाश कर लिया जाएगा। इस तरह देखें तो फंड बनाने को लेकर कोई सहमति, और ये भी है कि इसमें फंड बनाने कोई सहमति नहीं बनी, सिर्फ बात की गई। इस बात पर भी सहमति नहीं बनी कि इसके लिए भुगतान कौन करेगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या मैकेनिज्म होगा। लेकिन एक नई श्रेणी अवस्था तैयार हुई है कि ये सब अब उन देशों की ओर लक्षित होगा जो सबसे अधिक जोखिम में, जो सबसे अधिक जोखिम देश है उनके लिए बात की गई है। यानी कि वे कौन से देश हैं, इस पर भी अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है और इस पर भी निगरानी शुरू होगी। क्या भारत जैसे बड़े विकासशील देशों को नुकसान के लिए अन्य विकासशील देशों को भुगतान करना चाहिए? COP27 में ये सवाल बार बार उठा और जाहिर है इसका विरोध भी हुआ। इसके बाद क्या भारत जैसे देश जोखिम वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ और तटरेखा भी दोनों है। साथ साथ इस बात का भी विरोध होगा कि ये बात किसी नतीजे तक पहुंची नहीं, जबकि इस बीच प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं पर बाढ़, कहीं पर भूकंप, कहीं पर सुनामी, और कहीं पर बर्फबारी है तो कहीं पर अत्यधिक वर्षा है, और आम जन तथा अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। यही कारण है कि दुनिया जलवायु को लेकर एक नियम आधारित व्यवस्था की ओर लौटने की आवश्यकता। हमें पता है कि मौसमी आपदाओं की इतनी बढ़ती तादाद है कि आवृत्ति का संबंध जलवायु परिवर्तन से, और ये जलवायु परिवर्तन घटना वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। ऐसे में सीधा सा स्थापित सिद्धांत है लॉ का, विधि का, कि जो देश प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है उन्हें भुगतान करना चाहिए, खासतौर से जो विकसित देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान वगैरह। बट यहाँ पर वो मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि नुकसान और क्षति से संबंधित चर्चाएं सिर्फ देनदारी और क्षतिपूर्ति पर आधारित है। इस नियम पर आधारित परिदृश्य में बात स्थापित होगी कि भारत जैसे देश को भी फंड में योगदान करना होगा, जबकि भारत खुद ही बड़ी मात्रा में जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, लेकिन केवल तभी जब वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की एक तयशुदा सीमा पार कर जाएगा। ये नियम आधारित व्यवस्था बड़े प्रदूषकों के लिए उपयुक्त नहीं, इसीलिए इसे 2015 में पेरिस समझौते से अलग कर दिया गया। अब प्रदूषकों के बीच भेद करने की कोई व्यवस्था है नहीं है, इसलिए चीन जैसे देशों को सहज अवसर मिल गया है कि वो इसका फायदा उठाए। चीन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2030 में अमेरिका के बराबर हो जाएगा, और चीन वास्तव में लगातार अपने उत्सर्जन को बढ़ाता जा रहा है, और चीन के साथ ही अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा चीन 2030 में। उसे प्रदूषकों की श्रेणी में होना चाहिए था चीन को, परंतु अभी भी वो 77 विकासशील देशों के पीछे छिपा हुआ है। जाहिर है कि इसका फायदा चीन को मिल रहा है। साफ कहें तो इन 77 विकासशील देशों को भी ताकतवर चीन की शरण लेने में राहत मिलती है। ये खेल हमारी कीमत पर जारी है। परंतु मैंने COP27 प्रतिगामी क्यों कहा? ऐसा इसलिए कि पहली बार समझौते में सफेद और हरे जीवाश्म ईंधन में फर्क करने का निर्णय किया गया। अंतिम समय में स्वच्छ ऊर्जा वाले मिश्रण में कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा को शामिल कर लिया गया। यानी ये बताने की कोशिश की कि प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ है, क्योंकि एक कोयले की तुलना में आधा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। यहाँ पर क्लीन एनर्जी का भेदभाव किया गया एक तरह से, किसमें? व्हाइट और ग्रीन, है ना, सफेद और हरे में। और यहाँ पर CNG को बेहतर बताया गया कोयले की तुलना में। यूरोपीय संघ ने प्राकृतिक गैस को स्वच्छ बताते हुए यही कहा था कि हमें पता है कि दुनिया में उस हिस्से में जहां अकार्बनीकरण की आवश्यकता वहां पूरे विश्व में और अधिक प्राकृतिक गैस की खुदाई कर रहा है। इन देशों सम्मेलन का मेजबान देश मिस्र भी शामिल है। ये सब सही नहीं है। दुनिया तेजी से औद्योगिक युग के पहले स्तर से ही और पहले ही औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की ओर बढ़ रहा है। 1.1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ ही हमें इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी और इंसानी दिक्कतें देखने को मिल रही है। हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। हम कम से कम ऊंची आवाज में तो कह सकते हैं कि हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं। यानी कि जो COP27 सम्मेलन था उसमें भी कोई बहुत बेहतरीन फायदा आपको मिलता हुआ नहीं दिखा।
कल जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग दैनिक ट्रिब्यून का जो डिस्कस करेंगे, और ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, खासतौर से पेपर 3 से, और इसके अलावा समाज खंड से भी जुड़ा हुआ, साथ साथ ऐसे के मुद्दे में काम आएगा। महिलाओं के जीवन व जीविका पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, तो महिलाओं के जीवन और जीविका पर बड़ा संकट पड़ रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक महिलाओं पर क्यों पड़ रहा है, इस पर बात करते हैं। का प्रभाव विभिन्न समूह और समुदायों पर महसूस किया जाता है। हालांकि ये प्राकृतिक संसाधनों पर भारी निर्भरता, उच्च गरीबी स्तर, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी आदि के कारण महिलाओं के लिए आनुपातिक रूप से सर्वाधिक है। बाढ़, सूखे ऐसी चरम जलवायु घटनाओं का गरीब महिलाओं पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, जो विनाशकारी प्रभाव भी पैदा कर सकता है। एशिया और अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के चलते पुरुषों को अपने खेतों को छोड़कर काम धंधे की तलाश में पलायन करना पड़ा, जिससे घर पर रहने वाली महिलाओं पर काम का दोहरा दबाव बढ़ रहा है। महिलाओं को अकेले ही अपने बच्चों और खेतों का ध्यान रखना होता है। वो विषम परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर है। उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल लैंगिक असमानता के चलते महिलाएं मछली पकड़ने, कृषि, बागवानी आदि जैसी आजीविका पर अधिक निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन से खतरे में है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि से महिलाओं की उत्पादकता और आय में कमी आएगी, जिससे लैंगिक असमानता का स्तर बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण को भी धक्का लगेगा, और एसडीजी गोल प्राप्त करने में भी और अधिक नकारात्मकता बढ़ेगी। दरअसल सूखा और बाढ़ जगह को रहने लायक नहीं छोड़ते, जिससे कमजोर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह का विस्थापन हो सकता है। हालांकि इससे महिलाओं के प्रभावित होने की संभावना सर्वाधिक होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के आधार पर जलवायु परिवर्तन से विस्थापित होने वाले लोगों में 80% महिलाएं हैं। आंकड़ा कितना भयावह है, नोट कर लीजिए कि जलवायु परिवर्तन से विस्थापित होने वाले लोगों में 80% महिलाएं सूखे और पानी की कमी से अधिक प्रभावित होती हैं। अक्सर दूर के जल संसाधनों तक यात्रा करने और अपने परिवारों के लिए पानी के उपलब्ध कराने के लिए काफी समय खर्च करती है। यानी कि राजस्थान, थार जैसे मरुस्थलों में तो वाटर वाइफ का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पूर्वी अफ्रीका में सूखे के कारण जो सब चरवाहे किसानों को पानी खोजने के लिए काफी आगे यात्रा करनी पड़ती है। जलवायु परिवर्तन कृषि की उत्पादकता को कम करता है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। भोजन की कमी के समय लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम भोजन उपलब्ध होता है घरों में, बात सत्य है। इस प्रकार वे कुपोषण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, विशेष रूप से वेक्टर जनित रोग जो जलवायु परिवर्तन द्वारा अधिक प्रचलित है। आपदाओं के बाद महिलाओं को यौन उत्पीड़न, हिंसा का शिकार होने और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करने की संभावना अधिक होती है। इस संकट के चलते महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से जल संचयन, खाद्य संरक्षण और राशनिंग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित ज्ञान और कौशल विकसित किया। इन संकट के बावजूद भी महिलाओं ने वाटर कंजर्वेशन, खाद्य संरक्षण, राशनिंग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ज्ञान और कौशल विकसित कर लिया। इस पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में बूढ़ी महिलाएं अपने विरासत में मिले ज्ञान से आपदा की शुरुआती चेतावनी और आपदाओं को प्रभावों को कम करने संबंधित ज्ञान पूल का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह का लाभ उठाया जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए खिलाफ अनुकूलन रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो महिलाएं प्राकृतिक आपदाओं के लिए सामुदायिक प्रतिक्रियाओं के रूप में कार्य कर सकती हैं। जमीनी स्तर के महिला संगठनों के माध्यम से जलवायु निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुकूलन पहलुओं विशेष रूप से जल, खाद्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और संघर्ष से संबंधित क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के लिंग विशिष्ट प्रभावों की पहचान पता करना चाहिए। महिलाओं की प्राथमिकताओं और जरूरतों को विकास योजना और वित्त पोषण में प्रतिबिंबित होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मुकाबले के लिए संसाधनों के आवंटन के संबंध में जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मुकाबले के लिए संसाधनों के आवंटन के संबंध में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों में लिंग संवेदनशील निवेश सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। अनुदान देने वाले संगठनों और दाताओं को विकास करते समय महिला विशिष्ट परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। महिला अभी भी बड़े पैमाने पर निर्णायक भूमिका में नहीं है। प्रतिबिंबित भूमि अधिकार, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की कमी, प्रशिक्षण व प्रौद्योगिकी और राजनीतिक निर्णय वाले क्षेत्रों तक सीमित पहुंच अक्सर उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने में पूरी भूमिका निभाने से रोकती है। महिलाएं जलवायु परिवर्तन से असमान रूप से प्रभावित होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें निर्णय लेने में शामिल होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का पुरुष के मुकाबले महिला के सेहत पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा बुरा असर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मृत्यु और उनको लगने वाली चोट की दर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 2/3 ज्यादा है। महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। वास्तव में बहुत अच्छा आर्टिकल था क्लाइमेट चेंज का, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या उसके समाधान हो सकते हैं, इन पर भी बात की गई। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए और अपनी मेंस आंसर राइटिंग को और अपने संपादकीय को अच्छा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।